प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्ध जीवादि द्रव्याणां देशकं च जिनेश्वरम् द्रव्य संग्रह सूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवमजीवमदव्यम् जिणवरवसहेण जीर्णनेत्रेष्ठम् देविन्दविन्दवन्दम् वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़। अपनी चर्चा यहाँ पर द्रव्य संग्रह में बृहद द्रव्य संग्रह आचार्य नेमीचंद सिद्धांति देव द्वारा रचित है और इसकी संस्कृत टीका ब्रह्मदेव सूरी ये मुनिराज हुए हैं, इन्होंने इसकी संस्कृत टीका लिखी है और इसके आधार से 35वीं गाथा अपनी चल रही है। इसकी 35 नंबर की गाथा, उसमें भाव संवर के भेद अथवा संवर के कारण वो यहाँ इस 35वीं गाथा में बताए गए हैं। गाथा का पाठ एक बार अपन करते हैं। वद समिधि होतियो धम्मानुपेहा परि सहजोय चारितं बहुभेया नायवा भाव संवर विशेषा व्रत समिति गुप्ती धर्म अनुप्रेक्षा परिचय और अनेक प्रकार का चारित्र, इन सबको भाव संवर के भेद जानना। संवर की चर्चा चल रही है। संवर किससे होता है, किन कारणों से संवर होता है, और संवर का मतलब यहाँ भाव संवर, तो भाव संवर के भेद कहें या वो संवर या द्रव्य संवर, वो द्रव्य संवर किससे होता है कि भाव संवर से होता है। भाव संवर कारण है, द्रव्य संवर उसका कार्य है। तो व्रत समिति गुप्ती धर्म अनुप्रेक्षा परिचर्य और चारित्र के माध्यम से होता है। उसमें हमारी चर्चा व्रत समिति गुप्ती धर्म ये हुई और अनुप्रेक्षाओं की चर्चा चल रही है। अनुप्रेक्षाएं 12 होती हैं जिन्हें हम 12 भावना भी कहते हैं, और ये 12 भावनाओं का चिंतन जो शुभ भाव रूप है वास्तव में वो नहीं, लेकिन ये जो 12 भावनाओं का जो शुद्ध भाव रूप जो परिणमन होता है, जिस रूप में उनका वो चिंतन होता है, वो वास्तव में संवर का कारण होता है। तो 12 भावनाओं में से 9 भावनाओं की चर्चा अपनी हो गई निर्जरा अनुप्रेक्षा तक की। अब लोक अनुप्रेक्षा का प्रतिपादन करते हैं। लोक भावना की यहाँ पर चर्चा की जा रही है और लोक भावना की जो चर्चा है, लोक भावना की चर्चा 2 रूपों में की जाती है, 2 टाइप से की जा सकती है। लोक का स्वरूप अलग अलग 2 तरह से बताया जाता है और ये जो लोक भावना की चर्चा है इसमें एक तो 3 लोक के रचनात्मक पक्ष का, रचनात्मक स्वरूप का विचार इसमें किया जाता है और वास्तव में जीव का लोक क्या है, वास्तव में लोक क्या है, चैतन्य लोक। इस तरह से वो लोक भावना की जो चर्चा है वो आध्यात्मिक चर्चा या कहें रचनात्मक भौगोलिक चर्चा या उसकी वस्तुपरक द्रव्यात्मक चर्चा, 3 तरह से ऐसे लोक भावना की चर्चा की जाती है। हमने उस दिन कुछ बात की थी, पिछली जो क्लास अपनी हुई थी इस संदर्भ में।
तो लोक का भौगोलिक स्वरूप, उसमें तो ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, इस तरह से लोक का भौगोलिक स्वरूप बताया जाता है। और दूसरी तरह से देखा जाए तो लोक किसे कहते हैं कि षड द्रव्यात्मक लोक है, तो वहाँ 6 द्रव्यों की चर्चा वो लोक के स्वरूप में की जाती है। और तीसरा जो आध्यात्मिक पक्ष है, उसमें ये अपना जो चैतन्य लोक, जो ज्ञान है, ज्ञान स्वभाव है, उसमें ये सारे 6 द्रव्य दिखाई देते हैं, जानने में आते हैं, वो लोक है। इस तरह से लोक की चर्चा की जाती है। और यहाँ ये लोक अनुप्रेक्षा का प्रतिपादन, लोक भावना का वर्णन 3 लोक की रचना के रूप में विस्तार से यहाँ पर किया गया है। ज्यादातर जो 12 भावनाएं अगर विस्तृत 12 भावना ग्रंथ में लिखी गई हैं, जैसे कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नाम का एक ग्रंथ है, उसमें वो पूरा ग्रंथ ही 12 भावनाओं के लिए है। उसका नाम ही है कार्तिकेय स्वामी, उसके रचयिता हैं कार्तिकेय आचार्य मुनिराज, और उन्होंने जो अनुप्रेक्षाएं लिखी उसका नाम है कार्तिकेय अनुप्रेक्षा। ऐसे ही जो कुंद कुंद आचार्य हैं, बोलिए आंटी। जो अपने लगाया क्या, अपने चैतन्य लोक जो अनंत गुणात्मक है, उसमें ज्ञान गुण का वितरण करना ही अपना चैतन्य लोक, ऐसा जमेगा? उसमें ज्ञान गुण का, अपने अनंत गुणात्मक चैतन्य लोक में ज्ञान गुण का भ्रमण, मतलब जानने का काम तो ज्ञान ही करेगा ना, तो उसमें घूमना वो चैतन्य लोक हुआ, ऐसा आएगा क्या? आ सकता ना? हाँ, ज्ञान वास्तव में ज्ञान अपने को ही जानता है। कल अपन ने देखा ना दर्पण का, कि तो ज्ञान अनंत बाहर गुणों नहीं। को जानेगा ना, हाँ, उसमें अनंत बताया गुणों को, अनंत गुण। हाँ, अपने को मतलब अपने द्रव्य को, तो अनंत गुणात्मक अपने द्रव्य को जान रहा है, वही उसका लोक है। चैतन्य लोक है, चैतन्य लोक। हाँ, ठीक है। तो कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नाम का एक ग्रंथ है, उसमें वो पूरा ग्रंथ ही 12 भावनाओं के लिए, उसमें भी लोक भावना का वर्णन वो बहुत विस्तार से किया गया है। और यहाँ पर यद्यपि ग्रंथ पूरा अनुप्रेक्षाओं के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ ये अनुप्रेक्षाओं का वर्णन विस्तार से, लोक भावना का वर्णन यहाँ विस्तार से किया गया है। तो लोक अनुप्रेक्षा का प्रतिपादन करते हैं। सबसे पहले हम देखें लोक किसे कहते हैं। लोक किसे कहते हैं, तो हमने चर्चा पहले की थी और आप लोगों को पता भी है। बोलिए रेखा, अभी लोक किसे कहते हैं? जहाँ 6 द्रव्य रहते हैं उसे लोक कहते हैं। हाँ, जहाँ जीवादि 6 द्रव्य पाए जाते हैं उसे लोक कहते हैं। लोक का शब्दार्थ, शब्द से यदि लोक शब्द से अर्थ देखें तो जहाँ लोक्यन्ते अवलोक्यन्ते यत्र जीवादि नाम पदार्था स लोक, यानी जहाँ 6 द्रव्य दिखाई देते हैं, लोक शब्द वो लोक्यन्ते यानी दिखाई देने के अर्थ में है। तो जहाँ पर 6 द्रव्य दिखाई देने का मतलब आंख से दिखाई देते हैं वो नहीं, पाए जाते हैं। दिखाई देने का मतलब वो पाए जाते हैं। तो जहाँ पर 6 द्रव्य पाए जाते हैं वो वास्तव में लोक कहलाता है। और ये जो लोक है, ऐसे ये लोक कितने होते हैं, ये यदि हम देखें कि लोक कितने होते हैं, तो अलग अलग अपेक्षाओं से इसका सामान्य रूप से कहें तो लोक है एक। फिर उसके 2 भेद करें तो एक ऊर्ध्वलोक है, एक अधोलोक है। मध्यलोक तो है क्या वास्तव में, आधा ऊपर चला जाता है, आधा नीचे चला जाता है। मध्यलोक तो कितना सा है, 1 लाख योजन का, वो कुछ गिनती में ही नहीं आता। तो दूसरी तरफ से कहें तो 2 तरह के लोक हैं, ऊर्ध्वलोक और अधोलोक। और जो हमको पता है, जो प्रचलित है कि लोक 3 होते हैं, ऊर्ध्व, मध्य, अधो। और भी अलग अलग प्रकार से लोक का यदि विभाजन करते हैं तो 5 प्रकार का लोक, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, जो पंच परावर्तन रूप जो है, उसको भी कभी कभी लोक के अंतर्गत, या फिर द्रव्य क्षेत्र काल भाव, ऐसा 4 प्रकार का लोक, द्रव्य लोक, क्षेत्र लोक, काल लोक, भाव लोक, ऐसे अलग अलग अपेक्षाओं से जिनवाणी में अलग अलग ऐसा लोक के विभाजन मिलते हैं। आप लोगों ने और भी नाम सुने होंगे, ज्योतिष लोक का वर्णन। कल वो एक वीडियो मैंने आपको यहाँ ग्रुप में डाली थी, तो संजीव जी का आया था, ज्योतिष लोक का वर्णन था, तो वो भी लोक। कभी व्यंतर लोक कहते हैं, कभी भावन लोक, भवन वासियों का जहाँ वर्णन होगा उसको कहते हैं भावन लोक। तो ऐसे अलग अलग तरह से लोक शब्द का प्रयोग मिलता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा कॉमन है, सबसे प्रचलित है और जिसमें सब गर्वित हैं, वो लोक के विभाजन है कि लोक 3 होते हैं, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। इस तरह से 3 प्रकार के लोक जिनवाणी में
कहे गए हैं। और यहाँ ये लोक है आकाश के मध्य में। लोक कहाँ पर स्थित है? लोक की अवस्थिति, लोक है कहाँ पर? कि अनंत आकाश द्रव्य है और अनंत आकाश द्रव्य में से बीच में, अनंत के बीच में जहां 6 द्रव्य पाए जा रहे हैं वो उतना एरिया वो लोक कहलाता है। बाकी पूरा क्या है उसके बाहर, वो सब अलोक। जहां 6 द्रव्य पाए जा रहे हैं वो लोक, और उसके बाहर पूरा सब क्या है? वो है अलोक। जैसे अनंत आकाश में बीचों बीच, जैसे कोई अपने घर में ये पंखा टंगा रहता है, या पुराने जमाने में कुछ छीका मीका टका रहता था, ये समझ लो झाड़ फानूस टके रहते हैं। तो इतना बड़ा कमरा है, हॉल है, उसके बीच में इतना सा वो टंगा हुआ है। ऐसे ही अनंत आकाश के बीच में, अब वो जो घर में टंगे हैं वो तो किसी ना किसी सहारे से टंगे हुए हैं, कोई ना कोई उसमें कड़ी है, कोई चैन है, रस्सी है। पर ये कैसा टिका हुआ है कि अपने आधार से ये आकाश कोई रस्सी है कि कोई जंजीर है, कोई कड़ियां लगी हुई हैं, किस पे टंगा हुआ है? ये बात वालों के आधार से अपने आप ही ये लोक टिका हुआ है। देखिए कुछ चित्र मैं आपको दिखाती हूँ। ये भी पहले आप लोगों ने, काफी लोगों ने पढ़े हुए हैं, लेकिन कुछ लोग नए भी हैं। ये पूरा असीम अनंत आलोक है, और इस आलोकाकाश के बीच में इस तरह से ये चारों तरफ बाहर जो एरो बन रहे हैं, ये बाहर तो है आलोकाकाश, और ये जो बीच में इस तरह की जो रचना दिखाई दे रही है, ये है 3 लोक या लोकाकाश। तो ये आकाश के मध्य में ही अनंत आकाश है, आकाश अनंत प्रदेशी है, उसके बीच में ये इतना ये लोक है। ये लोक किसके आधार पर टिका हुआ है? देखिए अपन अपने पुस्तक में से भी पढ़ते जाते हैं थोड़ा बहुत। द्रव्य संग्रह में पेज नंबर 131, 131। अब लोक अनुप्रेक्षा का प्रतिपादन करते हैं, वह इस प्रकार है। अनंतानंत आकाश के बिल्कुल मध्य प्रदेश में, कहां पर स्थित है? लोक की स्थिति पूछी जाए कि लोक कहां पर है, तो कहां पर है लोक? कि अनंत आकाश के बिल्कुल मध्य में, सेंटर में। अभी कैसे पता आपको कि सेंटर में है? कि वो अनंत है ना, तो वो जो लोक जहां भी है वो सेंटर में ही है, क्योंकि चारों तरफ अनंत अनंत एंडलेस है, इसलिए वो लोक जिस भी जगह है वो बीच में ही कहा जाएगा, और केवल यानी भगवान ने उसको अपने ज्ञान में जाना है। तो अनंत अनंत आकाश के बिल्कुल मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश मतलब ये अपना इंडिया वाला एमपी मध्य प्रदेश नहीं, मध्य प्रदेश मतलब बीच के स्थान में, बीच के प्रदेशों में। और किसके आधार पर टिका हुआ है? कहाँ है? तो आकाश के मध्य में, अनंत आकाश के मध्य में। और किस आधार पे टिका हुआ है? कहाँ से कौन सी रस्सियां बंधी हुई हैं, कौन सी कड़ियां, चैन कुछ बंधी हुई हैं? तो कह रहे हैं घनोदधि, घन और तनु नामक 3 वायुओं से वेष्टित, लिपटा हुआ। ये लोक किसके आधार पर है? कैसे टिका हुआ है? अनंत आकाश के मध्य में ये इतना बड़ा लोक, ये कैसे टिका हुआ है? तो कहते हैं कि हवा में टिका हुआ है। या हवा में बातें कर रहे हो? हवा में इतना बड़ा लोक टिका हुआ है कि हाँ, हवा में ही टिका हुआ है। वात वलय, वात वलय का मतलब क्या है? वायु का घेरा। वात यानी हवा, और वलय यानी उसका घेरा। तो ये लोक हवा के आधार से टिका हुआ है। हवा के आधार से कोई टिक सकता है? हवा में कोई रह सकता है? सुनीता आंटी हाँ कर रही हैं। आप हवा में हो? आप हवा में टिके हुए हो कि जमीन पे हो कि कुर्सी पे बैठे हो? जमीन में है। फिर हवा में कौन रह सकता है? हवा में जैसे ट्रक वगैरह टायर में हवा भर देते हैं तो चलते हैं ना वो हवा में ही। बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैसे कि इतने बड़े बड़े ट्रक होते हैं, इतना वजन उनमें जाता है, वो किस पे जाता है? वो ट्रक इतना वजन किस पे झेलता है, किस आधार पे झेलता है? कि वो टायर चलते हैं ना, और टायर में क्या भरी होती है? हवा। यदि उसमें से हवा निकल जाए, फिर वो 1 सेंटीमीटर भी आगे नहीं बढ़ता है, वो हवा निकल जाए तो हवा के आधार पे इतने बड़े बड़े ये ट्रक वगैरह चलते हैं। और भी बहुत सारे कोई साइंस की चीजें आप देखेंगे, एक्सपेरिमेंट वगैरह, तो वो हवा से बहुत सारी चीजें
वो टिकी रहती है, हवा से उनमें बैलेंस बना रहता है। तो हवा को ऐसा कमजोर नहीं समझना चाहिए कि हवा में क्या होगा, ये हवा के आधार पे पूरा लोक टिका हुआ है। तो 3 वात वलय, 3 वात वलय का मतलब है हवा, वात यानी वायु, हवा, और वलय मतलब उसका घेरा, वलय कहते हैं उसका घेरा। तो ये 3 वात वलय पूरे लोक के चारों तरफ मतलब हर तरफ लोक है 3 डायमेंशन में। 3 डायमेंशन में मतलब ये जो अभी हमने फोटो देखी है तो 1 डायमेंशन है, सीधी हमने कागज की जैसी फोटो देखी है, लेकिन लोक ऐसा सीधा कागज जैसा ऐसा नहीं है, उसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और मोटाई भी है। इसको बोलते हैं 3 डायमेंशन। 3 उसमें वो है पक्ष, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और साथ में मोटाई भी है। तो लंबाई, चौड़ाई, मोटाई सब जगह से ही वो वात वलयों से घिरा हुआ है। और कौन कौन से वात वलय हैं? पहले का नाम है घनोदधि, अंदर की तरफ से देखेंगे इधर से तो घनोदधि, फिर घन, और तीसरा है तनु। घनोदधि, घन और तनु, ऐसे 3 प्रकार के वात वलयों से घिरा हुआ ये लोक है। देखिए एक चित्र आपको दिखाई दे रहा है, इसको देखिए यहाँ ये दिख रहा है अभी आप लोगों को थोड़ा, इसमें डॉट 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 दिख रही है। एक दूसरा चित्र और था वो नहीं मिला। ये डॉट डॉट दिख रही है, ये वात वलय के लिए डॉट डॉट बनाई गई है यहाँ पर ऐसे, और ये इधर भी चारों तरफ ये इसमें ये डॉट डॉट जो बनाई गई है ये वात वलय के लिए, मतलब हर तरफ से ये वात वलय से घिरा हुआ है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है वात वलयों की मोटाई, अलग अलग जगह वात वलय अलग अलग मोटाई वाले हैं। तो ये जो लोक है ये चारों तरफ से हवा से घिरा हुआ है, हवा के घेरे चारों तरफ हैं, और उसी आधार पर नीचे भी है ये इसी तरह से, ये नीचे बेस पे भी, साइड्स में भी, ऊपर भी, सब जगह से ये वात वलयों से घिरा हुआ है। तो जो सबसे अंदर वाला इधर वाला वात वलय है वो कहलाता है घनोदधि वात वलय। देखिए इसमें शायद ज्यादा क्लियर नहीं दिख रहा है, मैं आपको बोर्ड पे बता देती हूँ। जैसे ये लोक का चित्र है, ये इस तरह से ये लोक का चित्र है। अब यहाँ वात वलय ये 3 वात वलय, ये पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है, ये वात वलय है, ऐसे पूरे सब जगह है ये वात वलय। तो ये जो सबसे अंदर वाला है लोक के पास वाला वो उसका नाम क्या है? घनोदधि वात वलय। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला उसका नाम है घन वात वलय, और जो सबसे बाहर वाला है उसका नाम है तनु वात वलय। घनोदधि, घन और तनु, ये 3 वात वलय। घनोदधि का अर्थ क्या है? घन और उदधि, घनोदधि, ये अपने जो तत्वार्थ सूत्र की पुस्तक है 3रा अध्याय, वहां भी सबसे पहले सूत्र में आप लोग को ये शब्द मिल जाएंगे और उसके अर्थ भी मिल जाएंगे कि घन यानी घना और उदधि यानी पानी। तो वायु का तो घेरा है ही, तो जहाँ हवा भी घनी है और वहां पानी भी, उस हवा में पानी भी है, घना पानी है, घनी हवा है, उसका नाम है घनोदधि वात वलय। हवा में पानी होता है? हवा में पानी होता है क्या? हवा में पानी होता है कि नहीं? अपने बादल नहीं होते पानी वाले बादल, ये पानी वाले बादल क्या है? वो पानी भरे हुए हैं। कुछ तो बादल होते हैं ऐसे ही खाली सफेद सफेद कुछ नहीं, और कुछ बादल होते हैं वो पानी भरे हुए होते हैं। तो ऐसा इस जो ये घेरा है पहला घेरा, इसमें पानी सहित बहुत घना पानी भी और हवा भी, घना पानी और घनी वायु है, वो कहलाता है घनोदधि वात वलय। फिर दूसरा है घन वात वलय। घन वात वलय में केवल घनी हवा है, अब वहां पर पानी नहीं है, केवल घनी हवा है, वो कहलाता है घन वात वलय। और जो तीसरा है तनु वात वलय, वो तनु का मतलब होता है हल्का पतला, तनु मतलब घना मतलब मोटा थिक, तनु मतलब थिन पतला।
तो जो पतली हवा का घेरा है, पानी अब उसमें भी नहीं है, बस पतली हवा का, हल्की लाइट हवा का जो घेरा है वह तनुवात वलय कहलाता है। तो पहला घनोदधि वात वलय, उसमें बहुत घना पानी और घनी हवा है। दूसरा घन वात वलय, उसमें हल्की हवा नहीं, उसमें पानी के बिना घनी हवा है। और तीसरा जो तनुवात वलय है वो हल्की पतली हवा का घेरा, वो तनुवात वलय कहलाता है। अभी क्योंकि हवा है और हवा, यद्यपि वो वायु का एक जीव होते हैं वहां, बादल वायु का एक, लेकिन हवा है तो वो पौद्गलिक भी कही जाती है, शरीर सहित है। तो इनके रंग भी शास्त्र में बताए गए हैं कि जो वात वलय हैं इनके कलर कौन से हैं। तो जो घनोदधि वात वलय है उसका कलर है गोमूत्र के समान, समझ लो, येलोइश। गोमूत्र का जो कलर होता है पीला सा, वैसा उनका कलर है। घनोदधि वात वलय का कलर गोमूत्र के समान। फिर घन वात वलय का है मूंग के कलर का। मूंग मतलब ग्रीन कलर, मूंग समझते हैं, मूंग की दाल होती है, तो मूंग जो ग्रीन कलर का होता है वो ग्रीन कलर का है। और तनुवात वलय वो विविध प्रकार के रंगों का है, वो मिक्स कलर्स हैं उसमें, विविध प्रकार के रंगों का तनुवात वलय। इस तरह से 3 प्रकार के वात वलय हैं। इन वात वलयों के आधार से ये 3 लोक आलोकाकाश के मध्य में, आकाश द्रव्य के मध्य में ये टिका हुआ है, स्थित है। बोलिए रश्मि जी। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, आवाज क्लियर नहीं है। सबको नहीं आ रही क्लियर? आ रही। आपका नेटवर्क स्लो लग रहा है रश्मि जी। सबको आ रही है। अब ये जो लोक है, ये लोक कहाँ है, ये हमने देख लिया। लोक किसके आधार पे है ये हमने देख लिया, लेकिन इसको बनाया किसने है? ये आलोकाकाश के बीच में जाके इतना कंस्ट्रक्शन ये किसने किया है? तो लोक को किसने बनाया है यदि पूछा जाए तो ये लोक वास्तव में किसी ने नहीं बनाया है, क्योंकि ये अनादि से है, और जो अनादि से होता है वो किसी के द्वारा बनाया गया नहीं होता है। तो ये अनादि निधन, मतलब जिसकी कोई शुरुआत नहीं है, जिसका कोई कभी अंत नहीं होगा, ऐसा अनादि निधन अकृत्रिम है। किन्हू न करे न धरे को, षट द्रव्यमयी न हरे को। इसको किसी ने बनाया नहीं है, इसको कोई नाश नहीं करने वाला है। 6 द्रव्य में ये जो पूरा लोक है ये अपने आप अनादि अनंत स्वनिर्मित है, अकृत्रिम है, अपने आप से बना हुआ है। कब बना अपने आप से? कि जो अपने आप से बना होता है उसकी शुरुआत नहीं होती कि कब बना, क्योंकि कब यदि तारीख पता लग जाए कि कब बना तो वो कृत्रिम हो जाता है, वो उसकी शुरुआत हो जाती है, वो किसी के द्वारा बनाया गया हो जाता है। और ये अनादि से है, उसकी कोई डेट नहीं होती कि कब बना। तो ये अनादि अनंत अकृत्रिम है, ये कभी बना भी नहीं है। और कब नष्ट हो जाएगा? दुनिया का नाश कब हो जाएगा? प्रलय आ जाएगी तब तो हो जाएगा ना। या एक बम अमेरिका पटक दे, कि एक बम कोई चाइना पटक दे तो विश्व खत्म। इतना सा विश्व नहीं है। लोक का कभी वास्तव में अंत नहीं होता, ये अनादि निधन अकृत्रिम है। अब इस लोक का आकार, अभी हमने ये आकार देखा, कैसा आकार दिख रहा है? कुछ अलग ही, कहीं चौड़ा कहीं सकड़ा, कहीं चौड़ा कहीं सकड़ा। कैसा इसका आकार है? तो इसका आकार देखिए, यहीं से पढ़ते हैं अपन अपने पुस्तक में से। देखिए, मध्य प्रदेश में घनोदधि वात वलय, घन वात वलय और तनुवात नामक के 3 वायुओं से वेष्टित यानी लिपटा हुआ। और कैसा है? अनादि निधन अकृत्रिम। अनादि निधन है, अनादि यानी जिसकी शुरुआत नहीं है। और ये निधन शब्द नहीं है, ये अ है ना, अ, ये अ भी इसके साथ लगेगा।
अनादि अनिधन, ये एक्चुअल में समासिक शब्द है, मतलब संधि हुई हुई है, दोनों जुड़े हुए हैं। इसको खोलेंगे तो क्या बनेगा, अनादि अनिधन, यानी जिसकी शुरुआत भी नहीं है और जिसका निधन यानी अंत भी नहीं है, तो दोनों को मिला के बोलते हैं अनादि निधन। अकृत्रिम, अपने आप से बना हुआ है, किसी ने बनाया नहीं है। निश्चल, ये कभी हिल जाएगा, चलायमान हो जाएगा, हवा में लटका हुआ है तो इधर उधर उड़ता रहता होगा, जैसा वो स्पेस में जाते हैं तो वो इधर उधर उड़ते रहते हैं, ऐसा ये स्पेस में आकाश में है लोग, तो उड़ता हिलता डुलता रहता होगा, तो कह रहे हैं नहीं, निश्चल है। और कैसा है, असंख्यात प्रदेशी, असंख्यात प्रदेशी ये लोक है। लोक, कितना प्रदेश है लोक में, ये असंख्यात प्रदेश। आकाश में कितने प्रदेश हैं, आकाश में अनंत प्रदेश हैं। और लोक में कितने प्रदेश हैं, लोक में असंख्यात प्रदेश हैं। ऐसा ही असंख्यात प्रदेशी लोक है। उसका आकार कहते हैं, कैसा आकार है लोक का, नीचा मुख करके रखे हुए आधे मृदंग पर संपूर्ण मृदंग रखने पर जैसा आकार होता है, वैसा लोक का आकार है। मृदंग समझ लीजिए ढोलक टाइप, ढोलक है, अभी एक ढोलक को आधा किया, उस आधा ढोलक है, उस ढोलक को आप अपनी मुट्ठी समझ सकते हैं, मुट्ठी आती है इस तरह की शेप की, या ग्लास समझ सकते हैं, जो पहले ग्लास की जो शेप होती थी, आजकल तो सीधे सीधे ग्लास होते हैं, जो ऐसे तिरछी वाली जो ग्लास की शेप होती थी उसको भी समझ सकते हैं। तो एक मृदंग, मृदंग यानी वो ढोलक को आधा किया, आधे मृदंग को फिर उल्टा करके रख दिया, चौड़ा हिस्सा नीचे, तो नीचा मुख करके रखे हुए आधे मृदंग पर, तो जो उसको हाफ किया था उसका चौड़ा हिस्सा नीचे रखा और छोटा सकड़ा हिस्सा ऊपर आया। अब उसके ऊपर एक पूरा मृदंग फिर से रखना है, एक हाफ ढोलक, और उसके ढोलक तो थोड़ी वैसी शेप की नहीं होती, लेकिन मृदंग थोड़ा सा तिरछा सा होता है, आप लोगों ने देखा हो तो कभी। तो नीचा मुख करके रखा हुआ एक हाफ मृदंग, उसके ऊपर एक पूरा फुल मृदंग, आधे मृदंग पर संपूर्ण मृदंग रखने पर जैसा आकार होता है वैसा लोक का आकार है। परंतु ये उदाहरण दिया है, परंतु मृदंग गोलाकार होता है और लोक चौरस यानी चौकोर है। लोक ऐसा गोलाकार नहीं मृदंग के जैसा, पर ये उदाहरण दिया है। अथवा, पहले यहाँ का पढ़ते हैं फिर अपन दूसरा उदाहरण और देख लेंगे। अथवा पैर चौड़े करके कटी पर हाथ रखकर खड़े हुए पुरुष का जैसा आकार होता है वैसा लोक का आकार है। अथवा कैसा है कि कोई पुरुष पैर चौड़े, अपने इसमें भूधर राशि वाले 12 भावना में आता है, 14 राजू तंग नव लोक पुरुष संठान। लोक कैसा है, पुरुष संठान, पुरुषाकार है। पुरुषाकार कैसा है कि कोई व्यक्ति खड़ा है और पैर फैला के, नीचे से पैर चौड़े करके खड़ा है और कमर पर ऐसे हाथ, कटी, कटी शब्द दिया है, पैर चौड़े करके कटी पर हाथ, कटी मतलब कमर, कटी बंद बोलते, कटी यानी होता है कमर, तो पैर चौड़े करके और कमर पर हाथ रखकर, और वो जो खड़ा हुआ तो उसका कैसा आकार होगा, नीचे से चौड़ा, फिर कमर तक आएंगे सकड़ा, फिर कमर पे हाथ रखे हैं तो फिर यहाँ तक वापस से फैला, और फिर ऊपर आए तो ये हिस्सा वापस से सकड़ा। तो इस तरह से ये जो आकार इस पुरुष का जैसा आकार होता है वैसा ही लोक का आकार है। ये अपने को दिख रहा है इस तरह का आकार, ये नीचे से चौड़ा, फिर यहाँ सकड़ा, फिर ये जैसे हाथ कोहनियां ऐसे चौड़ी हो गई तो ये चौड़ा, फिर ऊपर आए तो वापस से सकड़ा। तो पैर चौड़े करके कटी पर हाथ रखकर खड़े हुए पुरुष का जैसा आकार होता है वैसा लोक का आकार होता है। अभी इसी को अपन अपने सरल उदाहरण से, दूसरे उदाहरण से भी समझ सकते हैं, और शास्त्रों में भी दिया है, त्रिलोक सार त्रिलोक परिणति वगैरह में, उसके लिए लोक के आकार के लिए शब्द दिया है त्रिशराव संपुटाकार। क्या दिया है, त्रिशराव, त्रिशराव संपुटाकार,
ये शब्द दिया है, त्रिशराव संपुटाकार। त्रि यानी तीन, शराब यानी सकोरे। पुराने जमाने में सकोरे चलते थे, अभी ग्लास हो गए, उसी को अपन ग्लास बोलते हैं अब, मतलब वो मिट्टी के होते थे। तो त्रिशराव यानी तीन शरकोरे, और संपुटाकार यानी एक के ऊपर एक कुछ आकार में रखे हुए हैं। तो तीन सकोरे या तीन ग्लास चाहिए। कैसे? ये ऐसी शेप वाले, ऐसी शेप वाले, ऐसे सीधे नहीं, ऐसा, ऐसी शेप वाले। तो क्या करना है, जो एक पहला शकोरा है उसको तो रखना है उल्टा। ये तो अभी हमने बनाया, ये तो सीधा हो गया ऐसा ग्लास, तो अभी इसको रखना है हमको उल्टा। उल्टा कैसे रखेंगे कि अभी हमने छोटा हिस्सा नीचे करना है और चौड़ा हिस्सा ऊपर करना है, नहीं उल्टा हो गया। चौड़ा हिस्सा नीचे करना है और सकड़ा हिस्सा ऊपर करना है। ये पहला गिलास, क्योंकि चौड़ा ऊपर से चौड़ा होता है ना, तो उसको उल्टा कर देना है। तो नीचे का हिस्सा चौड़ा हो गया, ऊपर का हिस्सा सकड़ा हो गया। अब इस एक उल्टे ग्लास पर एक सीधा ग्लास रखना है। ये एक उल्टा ग्लास हो गया। अब इसके ऊपर एक सीधा ग्लास, तो ये एक सीधा ग्लास रखा, ठीक है। और फिर इसके ऊपर एक उल्टा ग्लास रखना है। ये तीन सकोरे इस तरह से लोक का आकार बन रहा है। कुछ कुछ समझ में आया? त्रिशराव संपुटाकार, त्रि यानी तीन, शराब यानी सकोरे या गिलास, और उनको एक के ऊपर एक सेट करना है। तो क्या करना है, पहला जो सकोरा है उसको उल्टा रखना है, पहले ग्लास को उल्टा रखना है, उसके ऊपर दूसरा फिर सीधा रखना है, और तीसरा उसके ऊपर वापस से उल्टा रखना है। तो वो जो आकृति बनेगी वो इस तरह की, किसी के घर में इस तरह के पुराने ग्लास हो तिकोने वाले तो ट्राई कर सकते हैं, बन जाएगा। तो वो इस तरह का, ये जो अपना लोक का आकार है, ये वाला आकार, ऐसा आकार उसमें बनेगा। तो ये लोक के आकार के लिए दो तीन उदाहरण मिलते हैं। पुरुषाकार, पैर चौड़े करके कमर पे हाथ रखकर जो कोई पुरुष खड़ा है, ऐसा पुरुषाकार। अथवा आधे मृदंग पर पूरा मृदंग रखा हुआ है, मृदंगाकार। अथवा त्रिशराव संपुटाकार। ये सब शास्त्रों के उदाहरण हैं। शास्त्रों में तीनों उदाहरण ये लोक के आकार के संदर्भ में मिलते हैं। तो ये लोक का, ये भी अपन लोक की सामान्य बातें रचना के संबंध में समझ रहे हैं। तो समझ लीजिए क्वेश्चंस के रूप में ही कि लोक कहाँ पर स्थित है, ये हुआ। फिर लोक किस आधार पर स्थित है, फिर लोक कितने होते हैं, लोक को किसने बनाया है, लोक का आकार कैसा है, ये सब ये हमारे मन में ये जो जिज्ञासाएं, क्योंकि लोक को लेकर वैसे भी जिज्ञासाएं होती ही है कि आखिर दुनिया को बनाया किसने। खाली सुनी सुनाई दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाई, ऐसा गाना गा दें, लेकिन विचार करें कि किसी ने दुनिया बनाई है कि नहीं बनाई है, दुनिया बनाने वाला कोई है कि भी नहीं है। इसलिए ये लोक के संदर्भ में यहाँ पर ये बातें बताई जा रही हैं। देखिए, ये हो गया। अथवा पैर चौड़े करके कटी पर हाथ रखकर खड़े हुए पुरुष का जैसा आकार होता है, वैसा लोक का आकार है। अब उसकी ही ऊंचाई, लंबाई, विस्तार का कथन करते हैं। अब ये जो लोक है, ये कितना ऊंचा, लंबा, चौड़ा है, वो बात यहाँ बताई जा रही है। इतनी बात समझ में आ गई सबके? ये जो लोक के आकार वगैरह के संदर्भ में जो बातें हैं वो समझ में आई? अब है कि कितना ऊंचा है, तो ये लोक है 14 राजू ऊंचा। लोक की ऊंचाई, ऊंचाई मतलब है ये हाइट। लोक की हाइट कितनी है? लोक है नीचे से ऊपर तक 14 राजू। राजू क्या होता है मीना चाची? राजू क्या होता है? आपके है कोई राजू? नहीं है? पूर्णिमा आंटी, राजू क्या होता है? राजू क्या होता है? अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। हाँ, हो गया, हो गया।
राजू माप क्षेत्र मापने का है, सबसे बड़ा वो है नाप का। राजू किसी लड़के का बच्चे का नाम नहीं है। राजू ये क्षेत्र को नापने की एक इकाई है, ये मतलब क्षेत्र को नापने का एक माप है। और वो एक राजू कितना बड़ा होता है? एक असंख्यात राजू असंख्यात योजन का, असंख्यात योजन का एक राजू होता है। एक बार किसी ने वो बताई थी, विक्रांत जी ने, इसकी कल्पना की एक राजू कितना बड़ा होता है, कितने कितने किलो, मतलब कितना बड़ा होता है। एक बार किसी क्लास में उन्होंने बताया था कि इंद्र वगैरह में कितनी फास्ट गमन करने की ताकत होती है, फिर भी वो कितना कितना निकले तो भी एक राजू नहीं होता है। बहुत बहुत बड़ा संख्या होती है, बहुत ज्यादा असंख्यात योजन एक राजू में होते हैं। ऐसा 14 राजू ऊंचाई वाला ये पूरा लोक है। बोलिए आंटी। जैसे बताया था ना, मध्य लोक असंख्यात योजनों में है ना, तो आधे राजू में तो ये पाव राजू में तो शंभु रमण द्वीप, पाव राजू में पाव राजू में शंभु रमण समुद्र, और आधे राजू में ये असंख्यात द्वीप समुद्र आ जाते। इस तरह से माप बताया था एक बार संजीव बोधरा ने। इस तरह से राजू का माप बहुत बड़ा है। हाँ, तो राजू बहुत बड़ा है, मतलब असंख्यात। असंख्यात शब्द हमको ऐसा लगता है बस असंख्यात बोल दिया, असंख्यात प्रदेशी लोग है, असंख्यात, लेकिन असंख्यात मतलब कितना? एक राजू ही बहुत बड़ा है, एक राजू में असंख्यात योजन है। मध्य लोक पूरा एक राजू का है, उसमें से स्वयंभू रमण समुद्र वो आधा राजू का है। तो राजू बहुत बड़ी नाप है, असंख्यात योजनों का है। और ये लोक कितना है? पूरा 14 राजू हाइट है, ऊंचाई है 14 राजू, ठीक है। और जो उसकी चौड़ाई है, अभी चौड़ाई कैसे होगी? एक तो होगी इस तरफ से, एक तो क्योंकि 3 डायमेंशन में है, तो एक तो ये कहलाएगा पूर्व पश्चिम। हमने मैप में देखी ये दिशाएं, मैप के लिए जो लोग नए हैं, ये दिशाएं हैं। तो जो राइट हैंड साइड पे होती है वो कहलाती है पूर्व, लेफ्ट हैंड साइड पे पश्चिम, नीचे की तरफ दक्षिण, और ऊपर की तरफ उत्तर। ये ऊपर नीचे हम अपने, ऐसा खड़ा बोर्ड है ना हमारा, इसलिए हम ऊपर नीचे कह रहे हैं। एक्चुअल में तो ऐसे ऊपर नीचे नहीं होता, एक्चुअल में तो ऐसे है। या लोग देखेंगे तो लोग ऐसा है, पर मध्य लोग जब देखेंगे तो वो ऐसा फ्लैट होगा। तो इस तरह से ये दिशाएं देखी जाती है। तो ये लेफ्ट टू राइट कौन सी दिशा होगी? पश्चिम से पूर्व, यानी पूर्व पश्चिम दिशा होगी। तो ये लोग इधर लेफ्ट टू राइट, ये जो ऐसा है, ये है सबसे नीचे। अलग अलग दिख रही है इसकी चौड़ाई, सबसे नीचे अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, अलग अलग है। तो पूर्व पश्चिम सबसे नीचे तो है 7 राजू चौड़ा। पूर्व पश्चिम में इसको ऐसा ही बोलेंगे कि पूर्व पश्चिम। पूर्व पश्चिम में सबसे नीचे मीनू दीदी कितना है? सबसे नीचे पूर्व पश्चिम में 7 राजू चौड़ा है। फिर बीच में आते आते मध्य लोक तक आते आते इसकी चौड़ाई कम हो रही है, और कम होके रह गई है 1 राजू। सबसे नीचे 7 राजू, फिर मध्य लोक तक आए तो हो गई 1 राजू। और फिर वापस ऊपर चलेंगे तो यहाँ इस जगह तक आते हुए 5वां स्वर्ग आएगा। तो फिर आते आते यहाँ पर हो गई है 5 राजू, फिर से 5 राजू, और फिर वापस ऊर्ध्व लोक में लोक के अंत तक पहुंचेंगे तो वापस रह जाती है 1 राजू। 7 1 5 1, इस तरह से चौड़ाई पूर्व पश्चिम अलग अलग है। ऊंचाई सब जगह पूरी एक सी है 14 राजू, लेकिन जो चौड़ाई है वो सबसे नीचे 7 राजू, फिर बीच में 1 राजू, फिर 5 राजू, और फिर 1 राजू। ऐसे अलग अलग तरह से इसकी चौड़ाई है। अब मोटाई कितनी है, डेप्थ कितनी है, गहराई कहें मोटाई कहें, वो कितनी है? उसको कहेंगे उत्तर दक्षिण। जो डेप्थ होती है, जो मोटाई होती है, वो इधर जाएगी अंदर की तरफ। ये अपन 3 डायमेंशन में बनाएंगे ना, तो मोटाई अंदर जाएगी, तो उसको कहते हैं उत्तर दक्षिण। तो उत्तर दक्षिण जो मोटाई है, या डेप्थ कहो या गहराई कहो, वो सब जगह हर तरफ से 7 राजू गहरा या 7 राजू मोटा, सब तरफ से लोग 7 राजू मोटाई वाला है।
देखिए ये चित्र दिख रहा है आप लोगों को। ये तो ऊंचाई है, ये बीच में यहाँ से यहाँ तक ये पूरी 14 राजू की ऊंचाई है। और ये चौड़ाई सबसे नीचे 7 राजू, फिर बीच में 1 राजू, फिर थोड़ा ऊपर चले तो 5 राजू, और फिर सबसे ऊपर पहुंचे तो वापस से 1 राजू। ये पूर्व पश्चिम ये चौड़ाई है। अब गहराई ये अंदर की तरफ, ये इसको 3 डायमेंशन में बनाया है, तो ये गहराई यहाँ ऊपर भी 7 राजू है, बीच में भी 7 राजू है, मध्य लोक की तरफ भी 7 राजू है, और सबसे नीचे भी जो उसकी मोटाई है, जो गहराई है, उस सब जगह 7 राजू गहरा है। तो लोक 14 राजू ऊंचा है, 7 राजू मोटाई वाला या गहराई वाला है, और चौड़ाई है वो 7 राजू, 1 राजू, 5 राजू और 1 राजू, इस तरह से अलग अलग तरह से उसकी चौड़ाई है। देखिए यहाँ शब्द लिखा है दक्षिणोत्तर, गहराई के लिए शब्द है दक्षिणोत्तर, और चौड़ाई के लिए यहाँ शब्द नहीं है, लेकिन उसको कहते हैं पूर्व पश्चिम। चौड़ाई पूर्व पश्चिम और गहराई वो दक्षिणोत्तर। इस तरह से ये लोक की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई ये इस तरह से होती है। अब इस लोक के बीचों बीच क्या है, देखिए एक आध लाइन और पढ़ लेते हैं, अपने 5-6 मिनट है। 14 राजू ऊंचा, उत्तर दक्षिण सब ओर 7 तरफ चौड़ा है, और पूर्व पश्चिम में नीचे के भाग में 7 राजू चौड़ा है। अधो भाग से चौड़ाई क्रम से घटते घटते जहां मध्य लोक है वहां 1 राजू चौड़ाई रहती है। ये हम पढ़ रहे हैं द्रव्य संग्रह में पेज नंबर 132 पे बीच में। इसके पश्चात मध्य लोक से ऊपर क्रम से बढ़ती है, और ब्रह्मलोक के अंत में 5 राजू चौड़ाई हो जाती है। जिस जगह वो ऊपर जाके वो 5 राजू चौड़ा है, उस जगह वो 5वां स्वर्ग आता है ब्रह्मलोक, वहां पर ये 5 राजू चौड़ाई हो जाती है। बोलिए। मोटाई और गहराई एक ही बात होती है क्या? मतलब मोटाई जो बता रहे हैं आपको, मोटाई और गहराई, हाँ, मोटाई गहराई एक ही बात है? मोटाई कहें या गहराई कहें एक ही बात है। हाँ, एक ही बात है। यही प्रश्न है ना आपका? हाँ। हाँ, मोटाई कहें या गहराई कहें एक ही बात है। इसके पश्चात मध्य लोक से ऊपर क्रम से बढ़ती है, और ब्रह्मलोक के अंत में 5 राजू चौड़ाई हो जाती है। इसके पश्चात फिर घटती है, और लोक के अंत में 1 राजू की चौड़ाई रहती है। ये जो अपन ने अभी समझा ना, वो यहाँ पे अपन ने पढ़ा है, ठीक है। अब आगे, उसी लोक के मध्य भाग में ऊखल के मध्य भाग से नीचे की ओर छिद्र करके एक बांस की नली रखी हो वैसा आकार होता है, उसके समान एक चौकोर त्रस नाड़ी है। जैसे हमारी ओखली होती है, इमाम दस्ता क्या बोलते हैं, सबके अलग अलग जो भी बोलते होंगे, जिसमें कूटते हैं चीजों को, हल्दी वगैरह नमक वगैरह जो कूटते हैं, तो वो इतना बड़ा वो उखल है, और उसमें बीच में जो उसकी मूसली बोलते हैं, कूटने का जो भी है, तो उसको बीच में खड़ा कर दिया। तो जैसे वो बीच में एक नली के समान वो खड़ी है, वैसे ही इस पूरे ये जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमने लोक की बताई है, इस पूरे लोक में, अब वो ओखली तो गोलाकार है, लेकिन ये लोक तो अपना चौकोर टाइप का गोलाकार नहीं है मतलब, और वो जो मूसली है वो भी गोलाकार है, लेकिन यहाँ लोक में ऐसे कोई नली, जैसे हमारे ये नहीं होता है अपने ये क्या बोलते हैं, ट्यूबलाइट का कवर होता है। ट्यूबलाइट का कवर ऐसा चौकोर सा नली जैसा ही होता है ना, मतलब चौकोर मतलब रेक्टेंगुलर है, और उसको जैसे खड़ा कर दिया, तो ऐसा वो लोक के बीच में एक नाली खड़ी है, एक इस तरह की नली खड़ी है, और उसका नाम है त्रस नाली या त्रस नाड़ी। नाडी ड भी बोलते हैं, नाली ल भी बोलते हैं, दोनों शब्द मिलते हैं। तो लोक के मध्य भाग में यानी बीच में, ऊखल के मध्य भाग से नीचे की ओर छिद्र करके, मतलब ओखली में नीचे से ऊपर तक एक नली रखी हो वैसा एक आकार होता है,
उसके समान चौकोर त्रस नाड़ी है। एक ऐसी त्रस नाड़ी वहां पर बीच में है। कैसी है वो? वह 1 राजू लंबी, चौड़ी और 14 राजू ऊंची है। ये जो त्रस नाली है, इसकी लंबाई और चौड़ाई, यानी गहराई भी और चौड़ाई भी, जो 2 चीजें भी अपन ने लोक में देखी ना, वो कितनी है कि वो 1-1 राजू की है। और हाइट कितनी है उसकी? तो हाइट यहाँ सामान्य कथन किया है, 14 राजू ऊंची है। इसकी विशेष बात अपन करेंगे कल। पूरी 14 राजू नहीं है, लेकिन सामान्य रूप से कहेंगे तो वो 14 राजू ऊंची है। ये एक बार पढ़ लेते हैं, फिर बाकी चर्चा अपन करेंगे बाद में। उसके नीचे के भाग में 7 राजू अधोलोक संबंधी है और ऊर्ध्व भाग में मध्यलोक की ऊंचाई संबंधी 1 लाख योजन प्रमाण सुमेरु पर्वत की ऊंचाई सहित 7 राजू ऊर्ध्वलोक संबंधी है। अभी त्रस नाली के लिए मैं आपको चित्र दिखाती हूँ। ये देखिए, जैसे ये लोक है, ये लोक, ये हमको जो पहला चित्र दिखा था, हमको दिखता है केवल ये ऐसा चित्र। तो लोक केवल ऐसा नहीं है सीधा, ये लोक में मोटाई भी है, तो ये मोटाई वाला चित्र यहाँ बनाया गया है। और ये त्रस नाली ऐसे बीच में, मोटाई में बीच में इस तरह से चौकोर नली के समान ये त्रस नाली, और कितनी लंबी चौड़ी है कि इधर से चौड़ाई, ये चौड़ाई 1 राजू, और इधर अंदर की तरफ जो इसकी मोटाई है वो भी 1 राजू। 1 राजू चौड़ी, 1 राजू मोटी, और ऊंची कितनी है? तो सामान्य रूप से कहते हैं तो 14 राजू ऊंची। विशेष कथन की चर्चा अपन कल करेंगे कि एक्चुअल में कितनी ऊंची है, बट सामान्य रूप से कहते हैं तो ये 14 राजू ऊंची ये त्रस नाली ये कहलाती है। अब कल हम चर्चा करेंगे कि इसको त्रस नाली क्यों कहते हैं, इसका नाम त्रस नाली या त्रस नाड़ी क्यों है, और इसकी एक्चुअल में हाइट कितनी है, और भी विशेष बातें हैं आगे हम करेंगे। बहुत जो लोग एकदम नए हैं, पहली बार सुन रहे हैं, यदि उनको समझ में नहीं आता हो, कोई भी बात नहीं समझ आ रही हो, तो वो पूछ लें। बाकी काफी लोगों का पहले का पढ़ा हुआ है, इसलिए थोड़ा उस हिसाब से चल रहे हैं अपन आगे। अभी की चर्चा अपन यहीं पूरी करते हैं। प्रश्न हो किसी को तो पूछ लीजिए। जो लोग नए हैं, पहली बार सुन रहे हैं, उनको थोड़ा लिखना पड़ेगा, थोड़ा नोट करना पड़ेगा, क्योंकि ये फिर चीजें लंबाई चौड़ाई की कुछ ये बातें आएगी। कल हम लोग का क्षेत्रफल भी, टोटल एरिया कितना होता है, वो भी कल अपन देखेंगे, तो लिखना पड़ेगा थोड़ा सा आप लोगों को, तब याद रहेगा। बोलिए। मैं बोल रही थी कि इसका वीडियो भेज देंगे क्या, जैसे इसमें टेलीग्राम के अलावा लिंक यूट्यूब में, ये आज ताकि की एक बार क्लास का, वापस ड्राइंग वगैरह, आज की हाँ, क्लास का, ताकि वो ड्राइंग वगैरह, हाँ, ड्राइंग वगैरह समझने में इजी रहेगा। उसमें टेलीग्राम में तो आता नहीं है, केवल ऑडियो आता है। डालेंगे अगर होगा तो ठीक है, आज नहीं तो अभी समझ लीजिए आप 10-15 दिन लगेंगे थोड़ा, वो मेरी बेटी के एग्जाम चल रहे हैं, तो वो करती है ये काम, तो अभी उसके एग्जाम चल रहे हैं, तो अगर उसको टाइम होगा तो थोड़ा कर एक बार देंगे। लोग का ड्राइंग एक बार वापस कल मैं समझाइएगा थोड़ा ये सा। जो चित्र है, ये चित्र ग्रुप पे डाल दूंगी, जो ये चित्र है ना जो मैंने अभी आपको दिखाए हैं, वो मैं ग्रुप पे डाल दूंगी। बाकी वीडियो तो फिर यूट्यूब पे जैसे डलेगा वैसे डाल दूंगी। हाँ, वो क्या देखने से थोड़ा और समझ में। चलिए, जिनवाणी स्थिति करते हैं। मीनू दी कुछ कह रहे हैं आप? अच्छा, जिनवाणी अभी ना। हाँ, वो ऐसा लगता है ना, तत्वार्थ स्तुति क्लास में चलता है ये विषय, तो वो ऐसा ही लगा। चलिए, अभी तत्वार्थ स्तुति क्लास है, इसके बाद में जिनवाणी स्तुति बाद में करेंगे। जय जिनेंद्र।